देखिए, पिछला दिन आपको बताया गया था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में, और इसके बारे में ये बताया गया कि ये चार होते हैं। गैस का जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है ये टोटल चार होता है। एक होता है मास ऑफ गैस, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस, तीसरा है प्रेशर ऑफ गैस और चौथा है टेम्परेचर ऑफ गैस। गैस का मास कैसे निकालते हैं वो बताया गया था। गैस का वॉल्यूम वही होता है जो बर्तन का वॉल्यूम होता है। गैस का प्रेशर बैरोमीटर से माप के निकाला जाता है यदि हम उसको निकालना चाहें तो। और वहाँ पर प्रेशर से संबंधित प्रेशर प्रेशर डेवलप कैसे होता है ये बात बताया गया। उसके बाद आपको ये बताया गया कि एक प्रेशर यूनिट को दूसरे प्रेशर में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, उससे संबंधित कुछ फॉर्मूला बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर से संबंधित। तो टेम्परेचर की जहाँ तक बात है, तो टेम्परेचर भी नॉर्मली हम थर्मामीटर डाल के चेक कर लेंगे कि टेम्परेचर क्या है। इसमें बस यूनिट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। ऐसे तो आप डिग्री सी, फ़ारेनहाइट और केल्विन सब की बात किए थे ना वहाँ शुरुआत में। तो वहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात हुई थी, लेकिन केमिस्ट्री में फ़ारेनहाइट कहीं आता नहीं है। आपको जनरली डिग्री सी और केल्विन इस दोनों में रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चौथा है, जहाँ पर हम पिछला दिन छोड़े थे, वो सब रिलेशन लिखा के हम छोड़े थे ना, 1 ATM 1 ATM करके सारा रिलेशन था ना। तो वो कन्वर्जन आप समझ गए हैं ना सब, उसको याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो चौथा आ जाइए। टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंडिकेट किया जाता है टी से। हम सीधे इसके यूनिट पर आते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये आपको या तो डिग्री सेल्सियस में रहेगा या फिर केल्विन रहेगा, जिसको हम लोग कैपिटल के से इंडिकेट करते हैं। और इसमें आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि टी डिग्री सी बराबर होता है टी प्लस 273 केल्विन। तो इस एक रिलेशन से आप डिग्री सी को केल्विन में बदल सकते हैं। आपको केमिस्ट्री में 99% केस में टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, और क्वेश्चन 99% देगा आपको डिग्री सी में। देगा डिग्री सी में, हमेशा चाहिए केल्विन में। जितना डिग्री सी देगा उसमें 273 जोड़ देंगे तो वो बदल जाएगा किस में, केल्विन में। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, यदि 27 डिग्री सी कितना केल्विन होगा? 27 प्लस 273, यानी ये हो जाएगा 300 केल्विन। हम यदि 0 डिग्री सी की बात करें तो ये कितना केल्विन होगा? 0 + 273, यानी 273 केल्विन। इसी में हम यदि 100 केल्विन की बात करें, सॉरी 100 डिग्री सी की बात करें, तो ये हो जाएगा 100 + 273, यानी ये हो जाएगा 373 केल्विन। अच्छा, इसी तरह से यदि क्वेश्चन आपको उल्टा कहे, केल्विन को डिग्री सी में बदलना हो तो क्या करेंगे? 273 घटा देंगे, इसे निकल जाएगा। तो ये था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पिछला क्लास और आज के क्लास में इसको हम ख़त्म किए। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जो है गैस लॉ से संबंधित। गैस से संबंधित कई साइंटिस्ट ने अलग अलग नियम दिए, उसको कई तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, और हर एक तरीका अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। इसी से बातें बढ़ते बढ़ते फिर आगे बहुत हद तक जाएगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यहाँ नहीं बल्कि हर जगह केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी तो फिजिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सिंपल है, तो ज़्यादा भारी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। क्या चेंज करें इसको?
अब चेंज करें, लिखेंगे, आगे हेडिंग डालिए। गैस लॉ। इस टॉपिक से संबंधित सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। ये जो बॉयल्स लॉ है, ये है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। अब देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इसको आप मोटा मोटी अब पहले से जानते हैं, एक बार फिर देख लीजिए। पहले थोड़ा आप इसको रफली देखिए, फिर हम इसको थियोरिटिकली लिखेंगे। मान लीजिए कि यह एक बर्तन है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर और नीचे हो सकता है। इसमें कोई गैस रखा हुआ है, जैसे मान लो 32 ग्राम ऑक्सीजन रखा है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन हम रख दिए हैं और इस मास को हमने फिक्स कर दिया। 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेने के बाद अब हम इस मास को बदलने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉयल्स लॉ के बारे में लिखे हैं कि यह रिलेशन है किसके किसके बीच, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। कब? एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मास हम 32 ग्राम ले लिए, अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। टेम्परेचर मान लो अंदर का 25 डिग्री सी है, टेम्परेचर को भी हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। तो इस स्थिति में कहता है, ये लॉ कहता है कि जब गैस का मास कांस्टेंट हो और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ऐसी स्थिति में अंदर के गैस का जो प्रेशर होगा, अंदर के गैस का जो प्रेशर होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का मतलब आप सिंपली सोचिए, यदि आप इस पिस्टन को दबाएंगे तो अंदर गैस का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर बनाएंगे ऊपर से तो निश्चित है कि प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, जब ये यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा तो इस 32 ग्राम निकला तो है नहीं, गैस तो उसी में है। तो आप ये बताइए कि जब ये निकला नहीं, गैस उसी में है, लेकिन जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो पहले इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, और जैसे ही आप पिस्टन को नीचे कर रहे हैं का मतलब है कि आप इसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं, क्योंकि पिस्टन के साथ साथ सब गैस भी ना नीचे कंडेंस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तब जब इसका वॉल्यूम घटे। तो वो नीचे जैसे करेंगे तो घटेगा ही, इसका मतलब है कि यही इसका स्टेटमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस। अब जैसे ही गिवन मास बोल देते हैं का मतलब कोई मास दिया हुआ है जो फिक्स मास है। गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। यदि हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो 1/v लिखाएगा। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। डायरेक्ट इसको दो तरह से हम देखिए, इसको पढ़ना सीखिए। हम यदि आपसे ये कहते हैं कि प्रेशर, अभी लिखिएगा मत नीचे जो लिख रहे हैं, अभी हम बस रफली समझा रहे हैं। यदि हम ये कहें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे। यदि हम कहें कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे। और इसी को हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या बना, अब लिखना शुरू कीजिए साथ साथ। लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ
even mass of a gas is inversely proportional to volume. This statement is called Boyle's law. बताइए इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोलो यही ना लिख सकते हैं? तो इतना जो बात आप लिखें, अच्छा ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कब ये कांस्टेंट है, सॉरी कब ये रिलेशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। टेम्परेचर को हम इंडिकेट करेंगे T से और मास को इंडिकेट करेंगे M से। आप सभी जानते हैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर जब हम बराबर लेते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचिए तो पहुँच गए। तो हम आगे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। क्या कोई दिक्कत है इसमें? वेयर K इज ये जो है यह कांस्टेंट। अब इस पर भी हम थोड़ा बात करें। तो ये बताइए, आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी बताए हैं आपको पी वी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। ये पहले हम बताए हैं, हम आपको रटा दिए हैं कि ये होता है। अब हम इसको साबित करेंगे अगला 1 दिन 2 दिन 3 दिन में। ये तुरंत में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन ये इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। इस भी को इधर ले तो क्या लिखेंगे हम लोग? पी वी इज इक्वल टू के। यहाँ से आप देखिए कि पी वी क्या हो गया? कांस्टेंट। पी वी कांस्टेंट हो गया, और पी वी कांस्टेंट हो गया इसका मतलब है कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से। अब ये हम बात कैसे लिखे, आप इसको ऐसे समझ सकते। जैसे देखो, मान लो इस गैस का प्रेशर 2 atm है और वॉल्यूम 10 लीटर है। अब यदि तुम इसका प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाओगे कैसे? ऊपर से पिस्टन दबा के। तो प्रेशर जब तुम बढ़ाओगे तो मान लो प्रेशर हो गया 4 atm, यानी प्रेशर हो गया 2 गुना। इसका मतलब है कि आप वॉल्यूम को हाफ कर दिए होंगे। तो पहले जो प्रेशर 2 atm था, अब वो प्रेशर कितना हो गया बढ़ाने के बाद? 4 atm। और पहले जो वॉल्यूम 10 लीटर था, वो वॉल्यूम अब कितना हो गया? 5 लीटर। बताइए, 5 × 4 = 20, 2 × 10 = 20। इसको कहेंगे P1 V1, इसको कहेंगे P2 V2। अब बताइए P1 V1 बराबर P2 V2। यदि आप इस प्रेशर को और बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम और घटेगा। मतलब जिस रेशियो से आप प्रेशर बढ़ाते रहेंगे उस रेशियो से वॉल्यूम घटता रहेगा, और जब आप पीवी निकालेंगे तो हर बार ये वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगा। क्या क्लियर है ये? तो यही बातें यहाँ है। कहीं भी इस तरह की बातें आएंगी ना, तो हम इस तरह का बात लिखेंगे, जैसे पीवी इज इक्वल टू के बोले, इट मीन्स पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर। एट ऑल टेम्परेचर नहीं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो P1 V1, तो यहाँ से आप एक ये रिलेशन लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे एराइज होगा। हम के पढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले आप इसको समझिए कि क्वेश्चन कैसे एराइज होगा।
कहेगा, सुनिएगा, कहेगा आपसे कि एक गैस रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर स्थिर है, उसके 32 ग्राम ऑक्सीजन, उसमें मान लीजिए 32 ग्राम ऑक्सीजन भरा हुआ है, जिसका इनिशियल प्रेशर 2 एटीएम था और वॉल्यूम 10 लीटर। यदि उस गैस के प्रेशर को 1 एटीएम कर दिया जाए तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो ये कहाँ आएगा? बॉयल्स लॉ पर आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, 32 ग्राम ऑक्सीजन कह दिया, इसका मतलब मास भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ना रिलेशन आपको चाहिए। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन किसने बताया? बॉयल्स ने। तो बॉयल्स के इस नियम से हम चलेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये मान दिया, ये मान दिया, ये दिया, आपको V2 पूछ रहा है, इस पर क्वेश्चन बना लेंगे इजिली। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसको उतार लो तो पहले। हम यहाँ पर एक लाइन नीचे लिखते हैं, वी नो दैट। अब क्या जानते हैं आप जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू होता है NRT। ये होता है, इसको बाद में हम साबित भी करेंगे। तो बताइए यहाँ पी वी बराबर क्या आया? के। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू NRT। अब तुम एक चीज़ गौर करो, हमने यहाँ कहा कि के कांस्टेंट है। अब देखिए के कांस्टेंट कैसे है। एन का वैल्यू, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आप 32 ग्राम ऑक्सीजन लिए हैं तो उसको आप स्थिर कर दिए मास को, यानी एन का मान बदलने वाला नहीं है। टी, टेम्परेचर, आप कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को भी आप नहीं बदलेंगे। आर जो है अपने आप में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट गुना कांस्टेंट, बताइए ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस स्थिति में यहाँ पर जो के आया, ये के किस किस चीज पर निर्भर करेगा? के का मान कब बदल सकता है? के का मान बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा, तब। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बदलेगा, तब। या गैस का नेचर बदल जाए, तब। इसका मतलब है कि इस स्थिति में बॉयल्स लॉ में जो ये जो के आया है, इस के का वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर, और नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ तक पहुँचिए पहले, इसको लिख लीजिए। यहीं पर आप कॉमा दे के लिख लीजिएगा के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास एंड नेचर ऑफ गैस। अब देखो ये बात क्यों हम बोले, हमने कहा कि के, सुनो इधर, हमने कहा कि के कांस्टेंट है और बाद में कह रहे हैं कि के का मान बदल सकता है। तो किस स्थिति में बदल सकता है, कब कांस्टेंट है, ये समझ में आया? मान लीजिए कि आप यदि जो यहाँ पर जो फोटो हम बनाए थे, इसमें यदि आप 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस नहीं लेकर 64 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाता। उस स्थिति में के का मान ज़्यादा होता। लेकिन फिर भी यदि आप 64 को स्थिर करके और तब यदि प्रेशर और 64 को स्थिर कर दीजिए, मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन स्थिर कर दीजिए, टेम्परेचर स्थिर कर दीजिए, और एक बार फिर से प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन यही आएगा कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन उस स्थिति में के का मान अलग आएगा, 32 ग्राम पर के का मान अलग आएगा। समझ में आया कि क्या हम कह रहे हैं? के कांस्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ों के कांस्टेंट होने पर यदि वो चीज़ बदलेगा तो फिर के का मान चेंज कर जाएगा। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि अलग अलग टेम्परेचर पर के का मान अलग अलग होगा। इसका बाद में जरूरत पड़ेगा, तो चेंज करें इसको।
हो गया। लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स। 1 मिनट रुको तो, रुक जाओ। अब आपको कुछ बेसिक बात हम बताए थे, पहले आप उसको याद कीजिए। कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में आपको शायद कभी बताया गया था, नहीं बताया गया था पता नहीं। हालांकि ये यहाँ का चीज़ नहीं है, ये मैथमेटिक्स का है, थोड़ा सा इसको देख लो। कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखिए। इक्वेशन ऑफ, बेहतर होगा कि इसको हम हेडिंग के रूप में लिखें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सबसे पहला y इज इक्वल टू एम एक्स। आप याद कीजिए इसका जो ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ है जो पॉजिटिव स्लोप के साथ पास करता है ओरिजिन से। एक दूसरा है इसी में y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। इसमें ये ओरिजिन से पास करेगा और निगेटिव स्लोप इसका होगा। m पॉजिटिव है यहाँ, m निगेटिव है यहाँ, m ही ना स्लोप है। y और x वेरिएबल है, m जो है वह कांस्टेंट है। एक तीसरा ग्राफ मैथ में आप पढ़े होंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसा आता है, देखना जरा ध्यान से। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, हर बार ऐसा ही है। इसको हम x कह रहे हैं और इसको y कह रहे हैं। और ये x वर्सेस y का ग्राफ है। वहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप। यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि कुछ प्लस सी आता है, प्लस सी का मतलब है कि ओरिजिन से लेकर y इंटरसेप्ट का कुछ पार्ट ये लेगा और वहाँ से ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जाएगा। अच्छा, यदि ये c जीरो हो जाए तो ये ग्राफ नीचे उठ के कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर। ये जीरो हो जाएगा तब ना हम कहेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स। यानी ये c क्या है, ये c जो है यह एक कांस्टेंट है c, और ये y इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस को वो ग्राफ कहाँ से कट करता है। अच्छा, यदि हम यहाँ पर बात करें, एक इमेजिनरी लाइन यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दें तो आपको यहाँ से ये एंगल पता चल जाएगा थीटा। और आप याद कीजिए, स्लोप का एक फॉर्मूला आपको मैथमेटिक्स में बताया जाता है, स्लोप को ही हम m कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। आपको यदि ये थीटा का वैल्यू पता हो तो उसका टेन वैल्यू निकाल लीजिए, और वही m कहलाता है या वही स्लोप कहलाता है। इस बात को पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे आप कि इस पूरे इक्वेशन में y और x वेरिएबल है, y और x वेरिएबल है जो एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। m जो है वह स्लोप है, यह एक कांस्टेंट टर्म है, यह कभी पॉजिटिव है तो कभी निगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, निगेटिव रहेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और ये जो c है, यह c भी कांस्टेंट है और ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, y इंटरसेप्ट मतलब ये यहाँ से लेकर यहीं तक को ना हम क्या बोलेंगे, c। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है यही c है। अब जैसे मान लीजिए c का वैल्यू एक बार 2 दिया, एक बार 4 दिया, एक बार 6 दिया, तो 2 दिया तो ग्राफ मान लो यहाँ से पास किया, तो 4 दिया तो ग्राफ यहाँ से पास करेगा, 6 दिया तो और ऊपर से पास करेगा। तो उस हिसाब से बताइए सी का वैल्यू नहीं है, बदलता रहेगा। तो ये सब बात आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, हम बस एक बार याद दिलाने के लिए आपको आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका हम अब ज़बरदस्ती यूज करने वाले हैं। और इसी में एक ग्राफ आता है चौथा, ये है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। एक बार फिर से आपको x और y के बीच ग्राफ खींचना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी आप कहीं भी c को मान लीजिए। यहाँ पर आप c को माने हैं, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट क्या है, c। ओरिजिन से लेकर y इंटरसेप्ट जहाँ पर होगा वही c है। और यहाँ से ग्राफ देखिए निगेटिव स्लोप के साथ जाएगा या पॉजिटिव स्लोप के साथ। यहाँ पर m में क्या लगा हुआ है, माइनस। इस बार ग्राफ को ऊपर नहीं भेजाना है, गलत हो जाएगा। ये इस बार ग्राफ आएगा और यहाँ से एंगल निकाल लेंगे ये थीटा, और यही टेन थीटा उसका वैल्यू होगा। और इस बार ये निगेटिव होगा, कोई निगेटिव वैल्यू देगा आपको, माइनस m है ना। तो ये चार ग्राफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी अब। तो पहले आप इसको एक्स्ट्रा में लिख लीजिए, तो हेडिंग डाल दीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
जो चीज़ अभी बोर्ड पर है वह मैथमेटिकल है, ये अब ज़रूरत है। यहाँ भी वही बात है, देखो इसी को हम थीटा कहते हैं। यहाँ भी थीटा, हर बार वही थीटा, टेन थीटा वही स्लोप है, एम है। आज क्लास लाइव हो नहीं पाया है इंटरनेट की वजह से, रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, डाल देंगे तो जो लोग नहीं आए देख लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है, क्लास रुक जाता है इसलिए ऐसा करना। चेंज करें? साइंस का जो ये तीनों है ना पेपर, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों पेपर एक दूसरे का पूरक है, मतलब एक दूसरे के बिना ये हो ही नहीं पाएगा। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री देखिए सबको पढ़ना होता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में जाए या इंजीनियरिंग में जाए। मैथमेटिक्स तो खैर साइंस है ही नहीं, साइंस की भाषा है, लैंग्वेज है साइंस का। यदि मैथ नहीं हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो ही नहीं पाएगा। ओरिजिनल साइंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी भी। मैथ को आपको, आप जानते हैं कि नहीं, मैथ को साइंस के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस, मैथ साइंस नहीं है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैथ आ गया, हम आगे इस चीज़ का चर्चा करते तो मैथ को पहले समझा दिए, तब आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चेंज करूँ अभी से? एक चौथा एक और ग्राफ है, इसको भी आप लिख लीजिए, और इस ग्राफ को लिखने के बाद यहाँ पर आप एक बात नोट करके लिख लेना। इस चारों ग्राफ में एक्स एंड वाई ये है वेरिएबल, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। दूसरा, ये तो पहला बात हो गया। दूसरा, एम एंड सी आर कांस्टेंट। तीसरा बात, एम को ही हम स्लोप कहते हैं, और ये स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। यदि आपको एंगल पता चल जाए तो उसका टेन वैल्यू निकाल लीजिए, वही स्लोप होगा। अब वो माइनस में होगा प्लस में होगा, थीटा के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। और चौथा, इस सी को हम क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। तो इस चारों ग्राफ में ये सब बातें हैं जिसको आपको लिखना है। ये चारों ग्राफ तो हमको अभी तक कभी नहीं बताया गया था। पता नहीं, हमको लगता है कि एक बार बताएं, अब आपके बैच में बताए हैं कि कहाँ बताएं, या ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा हमको। कहीं तो ये हुआ है। चलो एक बार फिर से याद दिला दिए, अब इसका जरूरत पड़ेगा। अब आइए वापस फिर से हम अपने सब्जेक्ट में आते हैं। हेडिंग डालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफ 1, और ये ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। अभी बताइए कि जो स्टेटमेंट दिया गया वो था प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी आप पढ़े हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये पढ़े हैं आप। मतलब ये कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम घटता है। तो बताओ इसका जो ग्राफ होगा वो सिंपली कैसा होगा। यदि हम इसको x एक्सिस माने, इसको y एक्सिस माने, x एक्सिस पर यदि हम वॉल्यूम को रखते हैं और y एक्सिस पर यदि हम प्रेशर को रख दें, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। बोलिए। अब देखो इसमें क्या हो क्या रहा है। यदि आप डाउन जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर घट रहा है, हाँ या ना। जैसे आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर प्रेशर यहाँ है तो वॉल्यूम यहाँ है। अब आप नीचे उतरिए, ये इस पॉइंट को देखिए, प्रेशर नीचे आया, प्रेशर घटा तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। अब आप इस पॉइंट को देखिए, इस जगह पर प्रेशर और घटा तो वॉल्यूम क्या हुआ, थोड़ा और बढ़ा। आप इस पॉइंट पर आइए, प्रेशर और घटा तो वॉल्यूम और बढ़ा। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, उल्टा संबंध होगा। अच्छा उल्टा ऊपर जाके देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो भी देखिए, इस जगह पर वॉल्यूम यहाँ है तो प्रेशर यहाँ है, थोड़ा और ऊपर गए तो वॉल्यूम हो गया कम तो प्रेशर हो गया इतना ज़्यादा। इस पॉइंट पर आइए, वॉल्यूम थोड़ा और कम गया तो प्रेशर थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो ये उल्टा रिलेशन को हम इसी तरह से दिखाएंगे। तो हम ये बस ये जो स्क्वायर बनाए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मेन ग्राफ ये है जो आपके सामने है, वो लिख लीजिए। ये था ग्राफ 1, किसके किसके बीच का ग्राफ है ये, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। अब लिखेंगे ग्राफ 2। चेंज करना है इसको। इसी में हम बनाते हैं ग्राफ 2। इसका मतलब ये है कि बॉयल्स लॉ को ही अलग अलग ग्राफ में दिखाया जा सकता है। ग्राफ 1 P वर्सेस V का था, अब जो ग्राफ है वह है प्रेशर वर्सेस 1/V का। इट मीन्स V इनवर्स, इसके बीच का ग्राफ। अच्छा यहाँ वॉल्यूम को हम किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे, V से, और प्रेशर को P से। अब थोड़ा ये बताइए कि स्टेटमेंट क्या था इनका। प्रेशर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या आया था, K इंटू 1/V। अब आप ये बताइए K क्या है, कांस्टेंट। P वेरिएबल, V वेरिएबल, तो 1/V वेरिएबल, यानी P भी वेरिएबल है और 1/V भी वेरिएबल है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है। बताइए ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कैसे, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, x वेरिएबल, v वेरिएबल, तो 1/v भी वेरिएबल, y वेरिएबल तो प्रेशर भी वेरिएबल। तो ऐसी स्थिति में इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पास थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप देखना यहाँ पर के आगे माइनस तो नहीं लगा हुआ है, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। और यदि हम इसका ग्राफ खींचें प्रॉपर तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, रुकिएगा इधर देखिए। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। x एक्सिस पर किसको रखेंगे बताइए, x से किसको आप इक्वेट किए हैं, 1/v को। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप यदि v रख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या रखेंगे, 1/v।
और इधर वाई एक्सिस पर क्या रखेंगे, किसको रखेंगे, प्रेशर को। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पास करेगा यहाँ से, और ये एंगल होगा कौन चीज़, थीटा। अब बताइए ये टेन थीटा ही स्लोप है, इस स्लोप को ही हम एम कहते हैं, और इस बार ये एम किसके बराबर है, के बराबर है। और ये के किसके बराबर है, एनआरटी के, नहीं था पीछे, पीछे लिखे थे ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन आर टी। तो ये है ग्राफ 2। अच्छा देखो यहाँ पर किसी इक्वेशन को उसके साथ हम इक्वेट नहीं किए, क्योंकि आप ध्यान से देखिए क्या ये स्ट्रेट लाइन है, वो जो चार इक्वेशन लिखे थे वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था ना, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन आ गया, उसकी चर्चा हो गई। इसको पांच अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इस ग्राफ को, सॉरी बॉयल्स लॉ को, जिसका भी आप दो रिप्रेजेंटेशन देखें, अभी तीसरा चौथा पांचवा सब बचा हुआ है। इसको लिख लीजिए, फिर लिखेंगे ग्राफ 3। चेंज करो इसे, लिखेंगे ग्राफ 3। ग्राफ 3 है पीवी वर्सेस पी के बीच। अब इसके बीच का ग्राफ देखो कैसा आता है, ये है एक्स एक्सिस, इस पर हम दिखला देते हैं पी को, और यहाँ पर हम दिखला देते हैं पीवी को। अच्छा आप ये बताइए कि इस बॉयल्स लॉ में पीवी जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। पीवी यदि कांस्टेंट था तो इसका ये मतलब है कि पीवी इज कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। इसका ये भी मतलब है कि प्रेशर के बढ़ने से पीवी के मान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, आप देखिए कि इस इस प्रेशर पर इस प्रेशर पर भी पीवी उतना है, इस प्रेशर पर भी पीवी उतना है, इस प्रेशर पर भी पीवी उतना है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, पीवी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। काहे नहीं असर पड़ रहा है, क्योंकि पीवी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि तुम पी को जितना से बढ़ा रहे हो वी उतना से घट रहा है, और गुना करके जो प्रोडक्ट पहले था वही प्रोडक्ट दे रहा है। समझ में आ रही है बात। तो तुम क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो पी यहाँ बढ़ाया तो पी यहाँ भी बढ़ा होगा, लेकिन पी के बढ़ने से भी क्या होगा, हुआ होगा, घट गया होगा। तो पी के घटने से मेंटेन रह जाता है पीवी हमेशा। तो पीवी और पी के बीच का ग्राफ हमेशा इतना आएगा, क्योंकि पीवी जो है यह क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसको इस तरह से देखो, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम के कह दें, और यही के किसके बराबर था इस केस में, एनआरटी के, और यही क्या है, पीवी। रुकेंगे अब मान लीजिए कि हम यदि, सुनिएगा ध्यान से, कुछ कंसेप्चुअल बात फिर बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसी सेटअप का ग्राफ फिर से हम दोबारा खींचना चाहते हैं, लेकिन हम प्रेशर को बढ़ा के तब खींचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ 25 डिग्री से पर खींचा गया है, अब हम चाहते हैं कि इसको हम 50 डिग्री से पर खींचें। तो बताइए तो इस ग्राफ में क्या परिवर्तन आएगा। ये लाइन 25 डिग्री सी का यदि है, तो 50 डिग्री सी का लाइन इसके नीचे से पास करेगा या इसके ऊपर से, क्योंकि जहां से भी पास करेगा वो पैरेलल ही पास करेगा। पैरेलल ही इसलिए पास करेगा चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, पीवी तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये 50 का है या इसको 50 का है, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, कैसे, ऊपर वाले को क्यों कहेंगे बोलिए।
इसके लिए आपको इस पर आना पड़ेगा। अब देखिए इधर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब अच्छा पीवी को ही आप क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट। आप बताइए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीवी का वैल्यू बढ़ेगा, पीवी का वैल्यू बढ़ने का मतलब कांस्टेंट के का वैल्यू बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो निश्चित है कि ग्राफ, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर से ना पास करेगा। तो आपको क्या कहेगा, कहेगा फॉर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, आपको ग्राफ दे देगा, यहाँ पर लिख देगा T1, फिर लिख देगा T2, फिर लिख देगा T3, और नीचे में कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर सीक्वेंस इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस ग्राफ। और उसमें क्या करेगा, T1 इज स्मॉलर देन T2 इज स्मॉलर देन T3 ऐसे दे देगा, T1 इज ग्रेटर देन, इस तरह से मिला मिला के दे देगा। तो चार ऑफ नन ऑफ दिस दे देगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि T1 T2 T3 में हम किसको बड़ा माने, जैसे ऊपर वाला है तो वो बड़ा होगा, नीचे वाला है तो छोटा होगा। इस तरह का भी रिप्रेजेंटेशन हम आगे करवा देंगे। फिलहाल आप इस ग्राफ को समझे कि ये क्या है, बता देंगे। लिखिए ग्राफ नंबर 4। ग्राफ 4 लिख के छोड़ दीजिए अब इसमें। अच्छा।